उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय जल थल नभ पर कहर बनकर टूटने वाला है। चक्रवाती तूफान को देखते हुए देश में कई राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। चलिए आपको आज सीधे द्वारका ले चलते। द्वारका से हमने आज द्वारका के कलेक्टर अशोक शर्मा जी से आज हमने ऑनलाइन के माध्यम से सीधी बात करी है। तो आइए जायजा लेते हैं कि द्वारका में क्या हाल है और उन्होंने क्या तैयारियां करके रखी है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज विज्ञान ने इतना ज्यादा उन्नति कर ली है सर कि हमें कहीं से भी हम किसी को भी कनेक्ट करके किसी भी सकारात्मक कार्य के लिए किसी को भी जोड़ सकते हैं और पब्लिक तक हम अपनी जो बात है वो पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपका पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आपका बहुत स्वागत करती हूँ सर। आपसे जुड़ के हमें भी प्रसन्नता हो रही है। थोड़ा हम रिलैक्स हैं क्योंकि जो साइक्लोन का जो अभी भय तो जरूर है, लेकिन इतना असर अभी नहीं है हमारे जिले में। तो हम आराम से बैठ के आपके साथ बात कर रहे हैं, वरना तो ये शायद संभव ही नहीं होता कि हम ऐसे बैठ के बात करें। तो द्वारका में क्या माहौल चल रहा है? जो कल का मैंने वीडियोस कुछ देखे, मैंने कुछ सोशल मीडिया में भी कुछ वीडियोस आया है, तो क्या माहौल है द्वारका का? क्या माहौल लग रहा है आपको? द्वारका में हम जहाँ से बैठ के आपसे संवाद कर रहे हैं, यह है खंबाड़िया। दिस इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ देवभूमि द्वारका। इट्स अ वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन। करीब 230 किलोमीटर का हमारा पूरा इलाका है कोस्ट लाइन का। और देयर इज ए ब्यूटीफुल ट्रायंगल, द्वारका, पोरबंदर एंड सोमनाथ। तो ये पूरा जो कोस्ट लाइन है सौराष्ट्र का, उसका मेजर कोस्ट लाइन यही है, सोमनाथ से पोरबंदर, पोरबंदर से द्वारका। और ये खंबालिया है वो कहीं बीच में आता है। खंबालिया इज बिटवीन जामनगर एंड द्वारका, एंड आई एम 80 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द्वारका एंड 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जामनगर। इट्स ए बिग कोस्ट लाइन बेसिकली। ऐसे भी हम तो माहौल ठीक ही है। अभी थोड़ी हवा चल रही है। रात को थोड़ी बारिश आई, तेज बारिश के 2-3 छोटे छोटे स्पेल आए, लेकिन बारिश मैक्सिमम 100 मिलीमीटर, तो ज़्यादा बारिश कहीं नहीं हुई है। और चूंकि हवा है किंतु बारिश नहीं है, ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यदि हवा और बारिश दोनों जब साथ होते हैं तो ज़्यादा घातक होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो अभी हवा है, बारिश नहीं है, लेकिन जो हमारे पास जो वेदर फोरकास्ट है और जो हम सतत देखते रहते हैं बिपरजॉय को, तो उसको देखते हुए अभी भी 24 घंटा कम से कम 15 तारीख शाम तक हमें अलर्ट रहना है। हमने अपने लोगों को भी अलर्ट रखा है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि खतरा टल गया है, खतरा अभी भी है। इसलिए थोड़ा हम अलर्ट हैं, अपनी टीम भी सब जगह अलर्ट है। सर वैसे भी हमारे देश का सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र वो गुजरात है। 1609 किलोमीटर लंबा कोस्ट लाइन हमारे गुजरात को ही सौभाग्य रूप से मिला है। और देखा जाए तो ओखा से उमरगांव तक बहुत बड़ा कोस्ट लाइन हमारे गुजरात राज्य को ही प्राप्त हुआ है। और इसके नाते अगर हम द्वारका की बात करें, देवभूमि द्वारका की बात करें, तो द्वारका में अभी जो माहौल अभी चल रहा है, एक भय का माहौल भी देखा गया है लोगों के अंदर। तो वहाँ के गाँव के जो खास करके जो तटीय क्षेत्र है, तो वहाँ के लोगों को उस क्षेत्र में उनको किसी और जगह में शिफ्ट किया गया है, उसका कोई आयोजन किया गया है? मेरा सद्भाग्य ये रहा है कि मैंने अपने व्यावसायिक जीवन का, आई वॉज SDM इन 95 एट पोरबंदर। उसके बाद मैं DM पोरबंदर भी था, और मैं सोमनाथ ट्रस्ट टेम्पल ट्रस्ट का CEO 8 साल रहा हूँ। और अमरेली में भी मैंने काम किया है 2 साल, और अभी द्वारिका में हूँ। तो मेरा सद्भाग्य रहा है कि ये मोहन की जो भूमि है और सोमेश्वर की जो भूमि है, उसमें काम करने का मौका मिला है। तो ये कोस्ट लाइन के ऊपर काफ़ी हम लोगों ने काम किया है। अब रहती बात ये है अपने इस जो साइक्लोन की जो बात है,
उसमें कोई भी जो नेचुरल कैलेमिटी होती है जिसको हम आगे से फोरकास्ट कर सकते हैं, उसमें 3 प्रकार के हमारे कार्यक्रम होते हैं। हमारे जो एक्शन होते हैं, एक्शन प्लान होता है, उसको 3 भाग में बांटा जाता है। एक होता है पूर्वोपाय, तो व्हाट प्रिकॉशनरी मेजर्स यू शुड टेक, दैट इज पूर्वोपाय। दूसरा है जब आप फेस कर रहे हैं एक्चुअल डिजास्टर को, तो उस समय आपको क्या करना है। और तीसरा जो होता है कि कोई ऐसी कुदरती आपदा चली जाती है तो उसके बाद आप क्या करते हैं। तो ये तीनों जो है वो तीनों को मिला के एक आपदा प्रबंधन कार्यक्रम बनता है, उसका एक प्लान होता है। और पिछले कुछ वर्षों में गुजरात सरकार ने, भारत सरकार ने भी आपदा प्रबंधन के लिए काफ़ी अच्छे प्लान्स बनवाए हैं, जो विलेज से लेके स्टेट और नेशनल लेवल तक है, और सभी एजेंसियां एक साथ जुड़ के काम करती है। जैसे कि इसी की बात करें विपर्जय की, तो हमें कम से कम 6 दिन पहले आज से बिल्कुल क्लियरली बताया गया था क्या होने वाला है। ये सबसे बड़ी बात है। आप व्यवस्था तंत्र को जितना समय दें काम करने के लिए, लोगों को समय दें सोचने के लिए, स्वीकार करने के लिए इस चीज़ को, क्योंकि हम शायद जितना जानते हैं समझते हैं, इतना अपना जो नागरिक है वो इतना संवेदनशील या इतना उसके पास जानकारी नहीं है। तो उसको भी समझने के लिए, आपकी बात स्वीकार करने के लिए, आपके इंफॉर्मेशन के जो सोर्सेस हैं उसको अवेल करने के लिए समय चाहिए। तो ये 6 दिन का जो समय मिलता है, सबसे बड़ा आशीर्वाद है, सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उसके लिए तो स्वाभाविक भारत सरकार और हमारा जो वेदर का डिपार्टमेंट है उसके हम लोग आभारी हैं कि एकदम अच्छी बातें और एक्यूरेट बातें हम तक पहुंचती रहती है। और वो अब पूरे देश में गूगल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से सब लोग जानते हैं। मैं जितना जानता हूँ इतना आज हर गांव में आदमी जानता है। ये एक बड़ी बात है। तो आपदा प्रबंधन में सबसे पहले हम प्रिपरेशन करते हैं, वी प्रिपेयर अवर सेल्स, और उसमें कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं। और प्रायोरिटीज़ में सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि इंसानी जान कम से कम जाए, कम से कम कैजुअलिटी हो, ये सबसे पहली बात होती है। फिर जान जो सामान का नुकसान है, प्रॉपर्टी का नुकसान है, एसेट का नुकसान है, और उसमें खास करके जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके नुकसान को आप ज़्यादा रोक नहीं सकते हैं। जैसे बहुत बारिश आ गई या बहुत पवन चल गया, खंभे गिरने वाले हैं, छोटा मोटा जो मकान या कुछ बनाया है यदि कच्चा है तो वो गिरने वाला है, पक्का है, उसमें उसको रोक नहीं सकते आप, लेकिन इंसान को वहाँ से शिफ्ट जरूर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने करीब 3 दिन से एक मुहिम चलाई है, और हम लोगों ने करीब 6500 लोगों को अलग अलग स्थानों से स्थानांतरित किया है और उनको सलामत जगह पे रखा है। उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया है, बच्चों के लिए भी हमने बंदोबस्त किया है, दवाइयों का बंदोबस्त किया है। हमारे जितने शेल्टर हैं वहाँ पे मेडिकल टीम तैनात है, और हमारे पास इतने संसाधन अब उपलब्ध हैं कि हम उनको मदद कर पाएँ। जैसे कि कल रात को बेट द्वारका, जहाँ पे भगवान का एक मंदिर है श्री कृष्ण जी का, तो वहाँ पे हम लोगों ने अपना पूरा जनरेटर सेट और उनके साथ पीजीवीसीएल की टीम, इलेक्ट्रिसिटी की टीम भेजी, और हमारी मेडिकल टीम भी पूरी एक डॉक्टर के साथ पहुँच गई। और आज सुबह में एक समाचार हमारे पास आया कि एक बहन को सर्प ने दंश दिया था, तो वहीं पे उनको थोड़ा सा मेडिकल असिस्टेंस देके उनको बोट में ओखा लाया गया, और वहीं पे उनका जो हमारी इमरजेंसी एम्बुलेंस है, 108 बोलते हैं उसको गुजरात में, तो 108 में उसको एंटीविनम जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी को स्नेक बाइट है तो एंटीविनम ही उसका एक अच्छा सॉल्यूशन है, तो इमीडिएटली उसको दे दिया गया, तो उसकी जान बच गई। अब वो आ जाएगी हॉस्पिटल में, और फिर जो भी 2-3 दिन तक उसको जो ट्रीटमेंट करनी है, लेकिन जान बच गई, जान बच गई, लाखों पाए, ऐसा हम बोलते हैं। तो ये एक शिफ्टिंग की सबसे बड़ी हमारी वो थी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री
और पूरा सरकारी, हमारे माननीय मुख्य सचिव श्री, हमारे डिपार्टमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी एसीएस सर और सब सतत हमसे बात करते रहते हैं। और इतना ही नहीं, हम यहाँ बैठ के अपनी द्वारिका की टीम से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ बातें करते रहते हैं। सरकार ने इस बार हर एक जिले के लिए वरिष्ठ अधिकारी और वरिष्ठ मंत्री श्री को भी भेजा है, उनके साथ भी मार्गदर्शन होता है, लोगों को जुड़ते हैं। बेसिकली ये तो लोक भागीदारी की बात है। तो पहले तो लोगों को जानकारी दी जाए, फिर अपने जो जितने शेल्टर होम्स हैं वहाँ पे जिन बच्चों को खाना खिला रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, उनके लिए और भी सुविधा दे रहे हैं, उस सब में हमें स्थानिक लोगों का सहकार मिलता है। जैसे कि हम लोग ने वहाँ जाके द्वारिका में अपने होटल एसोसिएशन और सबसे बात करी कि आपको जो भी बुकिंग के लिए बात आती है, कॉल आता है, तो आप सामने से मना करो या तो कैंसिल करो, उनको बताओ कि भाई 2-3 दिन के बाद आओ, अभी मत आओ। क्योंकि हर दिन द्वारिका में 20,000 लोग तो ऐसे ही आते हैं दर्शन करने के लिए, और बेट में 10,000 लोग जाते हैं। तो इतने लोग यदि आएंगे और तो फिर तो ये आपदा का मैनेजमेंट डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पूरा जो एक समाज है वो एक मंत्र के लेके चले कि कम से कम जान की नुकसानी हो, कम से कम लोगों को परेशानी हो, तो ये मुझे लगता है ये संभव होता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, और ये ताली बजाने के लिए तो 2 हाथ भी काफ़ी नहीं है, 10-15 हाथ चाहिए, तो अच्छा काम होता है। सर बहुत सिंपल बात, एक जो अहम सवाल ये उठता है अब इस मुद्दों को लेकर कि यहाँ पर कभी हमारे देश में काफी सारे मुद्दे में ऐसा देखा गया कि लोग बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उल्टी दिशा में लोग दौड़ते हैं, और कहते हैं ना कि पैनिक होने के बाद एक्शन लेते हैं ना, तो वो काफी काफी दर्दनाक और भयजनक होता है। तो सबसे बड़ा उपदेश यही है कि आपको पैनिक नहीं होना, क्योंकि तंत्र और प्रशासन दोनों मिलकर काम कर रही है, आपको बचाने के लिए ही लगी हुई है। तो आपको पैनिक नहीं होना है, यहाँ से वहाँ भागदौड़ नहीं मचानी है। जो सुरक्षित स्थान पर आपको प्रशासन के द्वारा ले जाया जाएगा। तो आप क्या उपदेश देना चाहते हो पूरे गुजरात, क्योंकि ये पूरे गुजरात का मैटर है, सिर्फ द्वारका का मैटर नहीं है, क्योंकि द्वारका से ये कहा जा रहा है कि भौगोलिक दृष्टि से ये देखा गया है, हवामान खाते से पता चला है कि द्वारका से भी मांडवी कच्छ की तरफ रुख करने वाला है, वहाँ पे टकराएगा जो साइक्लोन है। उसके बाद वो और देखिए वलसाड़ भी अरब सागर से ही आपको पता है कि 1609 किलोमीटर का जो एक समुद्र तटीय क्षेत्र है ओखा से उमरगांव तक, तो हमारा वलसाड़ जिला भी कोस्टल एरिया में ही आता है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, पूरे गुजरात वासियों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? नहीं, ये जो पैनिक की आप बात करते हैं, जो स्ट्रेस की बात करते हैं, सामान्यतः स्ट्रेस जो पैनिक है या तनाव है वो अज्ञान जनित होता है। जब इंसान को अनसर्टेनिटी हो, अनिश्चितता हो, अज्ञान हो, जानकारी ना हो, तभी पैनिक होता है। तो सबसे पहली बात है कि आप सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं, अधिकृत माध्यम से पहुंचाएं। तो एक हमारा टीम रहता है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का, और हमारा खुद का ऑफिस का भी एक टीम रहता है जो हमारी सभी बातों को लोगों तक पहुंचाता है। हम ट्वीट करते हैं, बारी बारी जानकारी देते रहते हैं, और लोग वो ट्वीट पढ़ते हैं, फिर वो उनको भी सोशल मीडिया में आगे चलाते हैं। हम अपने लोगों को बोल के जो अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है वो भी लोगों को देते हैं। जैसे ये टीम कल गई मेडिकल की, या वो तो उसका एक ट्वीट होता है, फिर वो सोशल मीडिया में जाता है। तो आपके साथ कोई है, जो 2 चीज़, एक तो आपको जानकारी हो कि बात क्या है, दूसरा ये है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, पूरा महकमा है, पूरा समाज है, पूरी व्यवस्था है। ऐसा जब आत्मविश्वास किसी के मन में जगता है तो वो पैनिक नहीं रहता है। आपकी बात सही है, पैनिक होता है, लेकिन पैनिक दूर करने के लिए 2 ही चीज़ है, एक सही जानकारी और उनको साथ रखो और उनको विश्वास जताओ कि भाई हम आपके साथ हैं, हम अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, हम भी अकेले नहीं हैं। तो ये 2 चीज़ मोटी मोटी चीज़ हैं जो हमें करना चाहिए, और ये इसमें होता भी है। और एक बहुत खूबसूरत बात ये है कि हम जब भी अपने, जैसे हमने एक यहाँ कॉल सेंटर खोल के रखा है अपने, मतलब ये डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम है, वो तो चलते ही है, वहाँ फ़ोन भी आता है, लोग बात करते हैं, बैठते हैं, पूरी रात बैठते हैं। हमारे क्लास 1 ऑफिसर्स उसको खुद वहाँ जाके मॉनिटर करते हैं पूरी रात और खुद रिप्लाई करते हैं।
लेकिन हम लोगों ने एक एडिशनल काम किया कि कोई भी आदमी फ़ोन करे कि उसका फ़ोन नो रिप्लाई नहीं होना चाहिए। तो एक जिसको हम हंटिंग लाइन बोलते हैं, तो देर आर 20 कॉलर सिटिंग ऑन वन लाइन, सो इफ यू कॉल यू आर गारंटी टू गेट ए रिप्लाई। तो वहाँ जो ट्रेन किए हुए हमारे टीचर्स और ऐसे लोग हैं जो अच्छी भाषा में बात करते हैं लोगों से, उनको सदियारा देते हैं, सही बात कहते हैं, ऐसे लोगों को बिठाया है। तो वो पूरी रात, मतलब ये जो राउंड द क्लॉक वो वहाँ टीम बैठ के बात करती रहती है। तो ये एक ऐसा है कि कोई ना कोई आपको उत्तर मिल रहा है, सही जानकारी मिल रही है, आपकी कोई जो बात है, जो गंभीर बात समस्या है, उसको समाधान करने के लिए बहुत तेजी से पूरी टीम चलती है। तो ये एक सिर्फ बातें भी नहीं है, बातें बतियाने से नहीं होता है, यू हैव टू डिलीवर। सो व्हेन यू डिलीवर पीपल हैव कॉन्फिडेंस। तो ये आत्मविश्वास, लोगों में श्रद्धा, भावना, सहकार और साथ में सही जानकारी, यही मुझे लगता है मंत्र है। अभी भी ये एक संदेश हम जरूर आपके माध्यम से देना चाहेंगे कि खतरा पूरा टला नहीं है। अभी भी 24 घंटा और या उससे थोड़ा ज़्यादा समय हमें जागरूक रहना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो दूसरा पहलू आएगा, अभी तक तो हम पूर्वापाय की बात कर रहे थे, लेकिन अब जब साइक्लोन शायद आएगा या बारिश आएगी, तो उस समय आपको आपके घर में रहना है। लाइट चलेगी, बिजली चलेगी तो कोई बात नहीं, उसको रिस्टोर करने वाला कोई है। आपको अपने हाथ से कुछ प्लग रिपेयर नहीं करना है। आप अपना स्विच सब बंद करके, फ्रिज का, एसी का, टीवी का सब करके आराम से बैठो और जो भी छोटे मोटे साधन हैं उसको लेके प्रकाश से व्यवस्था करके भोजन या करके आराम करिए और अच्छी बात पढ़े, अच्छी बात करे, और कुछ नहीं तो संकीर्तन करें। तो संकीर्तन से ईश्वर की कृपा होगी वो तो मानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके मन को शांति मिलेगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं कि लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना है, मूल बात ये है। और जो कच्चे मकान में रहते हैं, जोखिमी जगह पे रहते हैं, तंत्र आपको बोलता है कि ये ठीक नहीं जगह है, तो आप कोऑपरेट करके चले जाओ और जहाँ पे व्यवस्था है वहाँ जाके 2 दिन 3 दिन जो रुकना है आप रुकिए। और दूसरों की मदद करने से पहले आप अपनी खुद की भी मदद कर लो। आप देख लीजिए कि आप सही हैं, आप सलामत हैं, क्योंकि जो खुद सलामत है, स्वस्थ है, वही दूसरे की मदद कर पाएगा। समंदर किनारा है, नदी किनारा है, जहाँ से पानी बह रहा है, जहाँ बारिश बहुत हो रही है, जहाँ बिजली का बड़ा खंभा है या कोई मोबाइल का टावर है, पेड़ है बड़ा, तो आपको पता है ये गिरने वाला है, उसके नीचे खड़ा रहकर तो हम जोखिम लेते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे जोखिम हम अवॉइड करें। कई बार हम देखते हैं जवान बच्चे जो क्या करते हैं कि समंदर किनारे, नदी किनारे जाते हैं, बड़ी लहरें उठती है, अभी माहौल बहुत रोमांचक होता है, तो वो वहाँ जाके सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं और उसको जैसे वो अपनी मेमोरी को वो रखने के लिए कि मैं इस ऐसे माहौल में जाके समंदर किनारे मैंने ये बहादुरी जताई है। तो ये बहादुरी नहीं है, मुझे लगता है कि एक प्रकार का भ्रम है, मूर्खता है, उससे हमें दूर रहना चाहिए और कोई प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहिए। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जिसको हम कंप्लेसेंसी बोलते हैं, जिसको हम एक प्रकार की अवॉइड करने की जो बात है कि ये जो सही जानकारी है उसको छोड़ के हम ऐसे करते हैं, ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। सो मैच्योरिटी एंड विजडम आई थिंक इज द बिगेस्ट एसेट विथ ह्यूमन बीइंग, कि आपको मैच्योरिटी है, आप वाइज हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन है, उसको साथ में रख के आप चलिए और जितनी सहायता दूसरों को कर सकते हैं, खास करके बच्चे हैं, हमारे वरिष्ठ माता पिता हैं, हमारे बुजुर्ग नागरिक हैं, हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं। एक बहुत अच्छी बात हमारे ज़िले में हमने करी कि जैसा ही ये साइक्लोन की बात आई तो हमने 1 हफ्ते पहले ही ज़िले की करीब 143 जितनी जो सगर्भा माताएं थी, जिनकी ड्यू डेट 20 जून तक थी, तो उनको आइडेंटिफाई कर लिया। उसमें से जितनी माताएं ऐसे विस्तारों में थी, सागर किनारे या ऐसी कोई गांव में, छोटे गांव में, लो लाइंग एरिया में, उनको सबको आइडेंटिफाई करके उनको समझा बुझा के हम उनको अस्पताल में ले गए, फिर उनकी सारवार की और उसमें से करीब आधे बहनों की कल तक सुखपूर्वक का प्रसूति हो गया, डिलीवरी हो गया। तो अब ऐसी कोई बहन है जो प्रसूता है और उसको लास्ट मिनट पे हम उसको ले जाना है
और वहाँ पानी है, बारिश है, हवाएं चल रही है, तो स्वाभाविक है माँ और बच्चे का दोनों का, और उनको मदद करने वाले जितने लोग हैं, कोशिश करने वाले, सबका जान जोखिम में है। तो ये एक आपको विजनरी होके, इट्स नॉट ओनली रेवेन्यू डिपार्टमेंट और नॉट ओनली कलेक्टर, नॉट ओनली पुलिस और आर्मी, इट्स एवरी डिपार्टमेंट इज वर्किंग. If I can say every government servant of my district is on road tonight. तो ये पूरा जो महकमा है एक साथ मिल के चलता है, और लोगों को भी उसको साथ में लेते रहते हैं. जैसे हमारे जनप्रतिनिधि है, पदाधिकारी हैं, वो भी साथ में रहते हैं, उनकी भी मदद लेते हैं. जैसे इवैक्यूएट करना है और सिर्फ पुलिस और हम जाके सबको समझा के खाली नहीं करवा सकते, तो फिर हम इनको सामाजिक नेता हैं, उनको साथ में ले जाते हैं, वो समझाते हैं अपनी भाषा में, और फिर हम सबको शिफ्ट करते हैं. तो ये एक पूरा बहुत बड़ा टीम है. हम उसके प्रतिनिधि के स्वरूप में आपसे संवाद कर रहे हैं, लेकिन उस समय मुझे भी ये थोड़ा क्षोभ हो रहा है कि हजारों लोग काम करते हैं और हम बता रहे हैं, लेकिन हम बताने का एक माध्यम है बस, बाकी तो हजारों लोग काम करते हैं. जिसमें से एक आप भी हैं, आपने भी ऐसे ही समय चुन लिया, आपने भी बात कर ली और वो बात सबको पहुंचा रही है. सो यू आर ऑल्सो इन दैट वे काइंड ऑफ पार्टनर इन दिस मतलब ग्रेट टास्क. एक बड़ा टास्क है, मानव सेवा का बड़ा टास्क है. द्वारकाधीश को यही प्रार्थना करते हैं कि ये जो साइक्लोन का माहौल है, कल शाम को हम उसमें से मुक्त हो जाए और हमारे जिले में और इस पूरे विस्तार में, क्यों सिर्फ जिला गुजरात या देश या समष्टि है, किसी की जान की हानि न हो और कम से कम नुकसान हो, और थोड़ा हम और सीख लें पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए, पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, और क्या कर सकें, कितनी बिजली कम इस्तेमाल करें, कितना सोलर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, कितना प्लास्टिक का वेस्ट कम करें, कितना कार्बन का इमिशन कम करें. ये सब इसके साथ संकल्प यदि अभी जुड़ जाता है, क्योंकि अभी हमें पता चलता है कि कुदरत नाम की, कायनात नाम की एक बहुत बड़ी चीज है, जिसको ज्यादा नाराज करना ठीक नहीं है. तो ये सब मौके हैं, जिस मौके से हम थोड़ा सीखते हैं, संकट में ही सीखते हैं. बाकी तो हम लोग आराम में बैठे रहते हैं और जो भी करना है करते रहते हैं. आखिरी सवाल है, अहम सवाल है, सोशल मीडिया कितना आप समझते हो कितना इसके लिए या कितना हेल्पफुल होता है लोगों तक पहुंचने के लिए? क्षमा करिए, मैं सुन नहीं पाया. सोशल मीडिया कितना हेल्पफुल होता है इस तरह के आपदा के लिए लोगों तक? वेरी यूजफुल, एक्सट्रीमली यूजफुल, एक्सट्रीमली यूजफुल. सोशल मीडिया जो है वो दोधारी तलवार जैसा है. आप तलवार आपके हाथ में है, अब आप उसको, उसका क्या इस्तेमाल करते हैं इसी के ऊपर है. आप किसी पेड़ की डालियों को छोटे छोटे वहां काट के और उसको पेड़ को बड़ा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है कि 10 साल के बाद वो बड़ा पेड़ बने, और उसी तलवार को आप पूरा ऐसे छेद कर दो तो पेड़ कट जाएगा. तो ये कोई भी चीज, कोई भी माध्यम है, वो डिजिटल माध्यम है, दोधारी तलवार जैसा है. उसका सदुपयोग दुरुपयोग दोनों संभव है. आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है. स्वाभाविक जो हमारा वैयक्तिक तंत्र है, व्यवस्थापन तंत्र है, उसका सदुपयोग ही करेगा. तो हम लोग तो उसका बहुत इस्तेमाल करते हैं. सोशल मीडिया का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है. एक एक चीज़ बहुत जल्दी से जाती है, सही जगह पे जाती है. और अपना जो मीडिया, जो सरकारी मीडिया तो है, कुछ थोड़े लोग हम लोग होते हैं, लेकिन अपने साथ काफ़ी हमारे जो पत्रकार दोस्त डिजिटल मीडिया के और इवन प्रिंट मीडिया के, सोशल मीडिया के, वो जुड़ते रहते हैं. तो वो भी बोलते हैं कि सर हम क्या कर सकते हैं. तो हम उनको बताते हैं कि ये एक अच्छी अच्छी कुछ चीज़ें हैं, समझ बूझ करने के लिए चीज़ें हैं, तो आप उसको दिखा. तो ये जैसे एक डूज एंड डोंट्स वाला होता है, जैसे मैंने आपको बताया, वो सब चीज़ हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से करीब 3-4 बार ये एक हफ्ते में लोगों को डाल चुके हैं. तो सबके पास वो बात आ गई है. और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा विश्वास और श्रद्धा मुझे युवा पीढ़ी पे है. युवा पीढ़ी बहुत ही सयानी है, बहुत ही जागरूक है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है. और जैसे हम
जब भी नल खोलते हैं या लाइट चालू रखते हैं, पंखा चालू करते हैं, कोई फोन आया खड़े हो जाते हैं, तो तुरंत ही हमारे पीछे से हमारा बच्चा, हमारी बिटिया जाके वो पंखा बंद करता है, लाइट बंद करता है या नल बंद करता है कि पप्पा लाइट चालू केम રાખો છો તમે, फोन હોય તો बराबर है, पहला लाइट बंद કરીને પછી फोन लो। तो ये सोशल मीडिया का ही कमाल है कि उनके पास इतनी अच्छी और सही जानकारी आज इसके माध्यम से पहुंची। लेकिन मैंने जैसे बताया, हर चीज के दो पहलू हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमसे जुड़े। थैंक यू। आईएमडीए ने शुक्रवार तक सौराष्ट्र के क्षेत्रों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है और मछुआरों को सलाह दी है कि वे समुद्र में न जाएं। भीषण चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के गुरुवार को गुजरात में दस्तक देने की आशंका है और मद्देनजर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चक्रवात के गुरुवार शाम को लैंडफॉल की भविष्यवाणी की गई है। इसके बाद आईएमडी ने शुक्रवार तक सौराष्ट्र के क्षेत्रों में भारी बारिश और तेज हवाओं की भी चेतावनी जारी कर दी गई है और मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे समुद्र में न जाएं। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने भी एहतियात के तौर पर चक्रवात संभावित क्षेत्रों से गुजरने वाली लगभग 67 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। बता दें कि आपको बिपरजॉय वर्तमान में पोरबंदर और देवभूमि द्वारका के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसके गुरुवार शाम को अत्यधिक चक्रवाती तूफान के रूप में जखाऊ बंदरगाह के पास से गुजरने की उम्मीद लगाई जा रही है। 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है ये हवाएं। चक्रवात बिपरजॉय के जखाऊ बंदरगाह के पास कच्छ, गुजरात में मांडवी और पाकिस्तान में कराची के बीच पार करने का अनुमान लगाया जा रहा है। चक्रवात के लैंडफॉल से 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 7 तेज हवाएं चलने की अनुमान लगाया जा रहा है और जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है। प्रारंभिक उपाय के रूप में अहमदाबाद नगर निगम ने असुरक्षित क्षेत्रों में लगाए गए होर्डिंग्स को हटाने और गिरने की आशंका वाले कमजोर पेड़ों को काटने का निर्णय लिया है। जखाऊ बंदरगाह सबसे अधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र में से एक माना जा रहा है, इसलिए गुजरात में अधिकारियों ने तटीय निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर निकासी का प्रयास शुरू कर दिया गया है। चक्रवात के प्रभाव की प्रत्याशा में लगभग 37,800 व्यक्तियों को संवेदनशील क्षेत्रों से अस्थायी आश्रयों में स्थानांतरित किया गया है। कच्छ जिले में जखाऊ बंदरगाह सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में से एक माना जा रहा है। रेलवे ने भी करीब 67 ट्रेनों को किया है रद्द और एहतियात के तौर पर रेलवे ने 67 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया गया है। रद्द की गई कुछ ट्रेनों में ओखा राजकोट अनारक्षित स्पेशल, वेरावल ओखा एक्सप्रेस, राजकोट ओखा अनारक्षित स्पेशल, भावनगर टर्मिनस ओखा एक्सप्रेस, अहमदाबाद वेरावल एक्सप्रेस, पोरबंदर वेरावल एक्सप्रेस शामिल है। भारतीय तटरक्षक बल भी गुजरात के तट पर सक्रिय रूप से गश्त कर रहा है। तैयारियों को लेकर अमित शाह कर चुके हैं बैठक। बिपरजॉय को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मंगलवार को राज्य की तैयारियां का आकलन करने के लिए एक बैठक की थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। शाह ने संवेदनशील क्षेत्रों से निवासियों को निकालने और इन क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने को महत्व पर जोर दिया था। બહાર નીકળતા નહીં, બધું સમયસર તમને અહીંયા પહોંચી જશે, બને પણ કોઈ બહાર નહીં નીકળતા. ઓકે બેટા. एनडीआरएफ और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एसडीआरएफ सहित आपदा प्रतिक्रिया दल चक्रवात के बाद सहायता प्रदान करने के लिए स्टैंड बाय पर है। सेना ने नागरिक प्रशासन और एनडीआरएफ अधिकारियों के साथ समन्वय में काम करते हुए बाढ़ राहत टीम भी तैनात किए गए हैं। भारत मौसम विभाग आईएमडी ने सौराष्ट्र के क्षेत्र में तटीय भागों में तेज हवाओं के साथ साथ अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है और कच्छ, पोरबंदर और देवभूमि द्वारका जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां भारी बारिश की उम्मीद है। इसके लैंडफॉल के बाद चक्रवात बिपरजॉय के कमजोर पड़ने और उत्तर पूर्व की ओर अत्यधिक
दक्षिण राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। और आईएमडी निर्देशक मनोरमा मोहंती के अनुसार 15 से 17 जून तक उत्तरी गुजरात में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। દ્વારકાના જ છો તબિયત સારી છે ને કોઈ ચિંતા નહીં કરતા કંઈ જરૂર હોય તો आप स्वयं देख सकते हो कि इस प्रकार से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर खूब तैयारियां कर रही है ताकि एक भी व्यक्ति की जान इसमें न जा सके और हर व्यक्ति सुरक्षित। सबसे पहले इंसानों का जान बचाना बेहद ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चक्रवात के लिए जो सगर्भा महिलाएं थी, जो माँ बनने जा रही थी, सबसे पहले उन्हीं महिलाओं को, उन्हीं जो माता बनने वाली उन सभी महिलाओं को, उन सभी माताओं को सुरक्षित सुनिश्चित स्थान पर उन्हें स्थलांतरित कर दिया गया है। हर्ष सांघवी जी ने भी इस जगह का खुद स्वयं आकर इस जगह का पूरा जायज़ा लिया और उन्होंने एनडीआरएफ की भी टीम से पूरी तरह से बातचीत की है और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से तैयारी चल रही है और जहाँ जहाँ पर इस प्रकार की घटना की ज़्यादा आशंका है वहाँ पर उन्होंने तटीय क्षेत्र में खुद स्वयं जाकर इस जगह का जायज़ा लिया। देखते रहिए उज्ज्वल भारत न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस प्रकार की आपदा विपदा के समय पर उज्ज्वल भारत मीडिया कर्मी होने के नाते हर व्यक्ति के साथ हम लोग जुड़े रहेंगे। हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर, हमारी ईमेल आईडी पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9106108332। फिर एक बार चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और हाँ, अंत में सबका प्रयास। उज्ज्वल भारत न्यूज़ देखते रहिए। देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य। धन्यवाद। ડૉક્ટર વિપુલ ગિરધરલાલ ચંદ્રાલા, સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલ દ્વારકા. આજ રોજ સંભવિત વાવાઝોડા અન્વયે જે હોસ્પિટલની તૈયારી છે અને સરકારશ્રી દ્વારા જે સૂચનાઓ મળેલી છે એ માટે થોડું બ્રીફિંગ આપું છું. અત્યારે હાલમાં આપણી પાસે બધા જ સ્પેશિયાલિસ્ટ ડૉક્ટરો અવેલેબલ છે, નર્સિસ પણ પૂરતા પ્રમાણમાં છે અને એ સિવાય પેરામેડિકલ સ્ટાફ પણ પૂરતો છે આપણી પાસે. ઇન કેસ લાઇટના કોઈ ઇસ્યુ આવે તો આપણે ફૂલ ટાઈમ જનરેટર પણ 24 કલાક ચાલે એવું છે. એક્સ્ટ્રા ડીઝલના જથ્થા સાથે આપણે ઓક્સિજન સપ્લાયમાં પણ કોઈ પ્રશ્ન નથી. આપણો ઓક્સિજન પ્લાન્ટ ફંક્શનલ છે, આપણી હોસ્પિટલમાં ઓપરેશન થિયેટરો બંને ફૂલી ફંક્શનલ છે. બ્લડ માટે પણ કોઈ ઇસ્યુ નથી. દવા માટે પણ પૂરતી દવા છે. આપણે નથી જે દવાઓ એ પણ ઇમરજન્સી બેઝ પર ફાળવવામાં આવે છે. અને એડવાન્સમાં પણ આપણે સગર્ભા બહેનોને કે જેને ડિલિવરી નજીકના પીરિયડમાં થવાની છે એમને અહીંયા એડમિટ રાખ્યા છે. અને ડાયાલિસિસના શેડ્યુલ દર્દીઓને પણ આપણે એડમિશન માટે એ લોકોને સૂચના આપેલી છે કે જો ઇન કેસ એ લોકો અહીંયા રોકાય તો વધારે સારું રહેશે. આમ સરકાર દ્વારા જેટલા મુદ્દા જે લાગુ પડી શકે છે વાવાઝોડાને લગતા કે જે મુશ્કેલીઓ આવી શકે એ માટે સંપૂર્ણ રીતે આપણી સરકારી હોસ્પિટલ અત્યારે સજ્જ છે.
અને ક્યારેય પણ કોઈ મુશ્કેલી જણાય તો ઇમરજન્સીમાં પણ બધો જ સપોર્ટ આ વખતે ખૂબ સરસ અમને મળેલ છે. હાલમાં આપણી પાસે અત્યારે 7 ક્લાસ 1 ઓફિસરો અને બધી સ્પેશિયાલિટી એટલે કે ફિઝિશિયન, ગાયનેકોલોજીસ્ટ, સર્જન, ઓર્થોપેડિક સર્જન, એનેસ્થેટિસ્ટ આ બધા ઉપલબ્ધ છે. ઉપરાંત 6 મેડિકલ ઓફિસરો પણ હાજર છે. નર્સિસ પણ આપણી પાસે પૂરતા છે અને ઇન કેસ જો જરૂર પડે તો એ આપને વધારાના પણ તરત જ 1-2 કલાકના ગાળામાં આપને મળી શકે એમ છે. અને બીજા તમામ લેબોરેટરી ટેકનિશિયનો પૂરતા છે, એક્સરેની સુવિધાઓ આપણી પાસે પૂરતી છે, સોનોગ્રાફીની પણ સુવિધા છે. એટલે મેન પાવર બહુ પૂરતો આપને આપેલ છે. ભલે બધા અલગ અલગ જિલ્લાઓમાંથી આપેલ છે પણ હાલ વાવાઝોડા પૂરતા આપણે સફિશિયન્ટ છે. મારું નામ મુસ્કાન હુસેન જડિયા છે ને મારો ઘરવાળો મચ્છીમારાનું કામ કરે છે દરિયામાં ને અમે મીઠાપુરના રહેવાસી છીએ. અમને છે ને સરકારી હોસ્પિટલમાં તો ફોન આવ્યા હતા, 2-3 ફોન આવી ગયા હતા કે તમે અહીંયા આવી જાઓ, તમારું સારવાર થશે, વાવાઝોડું આવવાનું છે, પછી તમને કોઈ વાહન મળે ના મળે, એમ્બ્યુલન્સ મળે ના મળે, પરિસ્થિતિ બગડવાની હતી. એટલે અમને બોલાવી લીધા પહેલાં જ કે તમે પહેલાં આવી જાઓ. અમે 3 દિવસ પહેલાં આવી ગયા છે અહીંયા. અમારી બધે સારવાર સારી થાય છે, ડૉક્ટર આવે છે, પૂછતાછ થાય છે, ખાધું પીધું મળે છે, બધું સારું છે. અને વાવાઝોડુંને તો કાંઈ નક્કી તો હોય ને કે કેવું આવવાનું હોય, બધા કહે છે પરિસ્થિતિ બગડી જશે. મને 9 ચાલુ છે એટલે પછી દવાખાનામાં કોઈ આપણે એડમિટ કરે ના કરે, ક્યાં આપણે પહોંચી શકીએ ના પહોંચી શકીએ, એટલે અમે વહેલા આવી ગયા છીએ.